हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। अब बेसिकली हमारी जो वन शॉट सीरीज चल रही है जिसमें आपको क्लास 11th के सारे वन शॉट मिल रहे हैं, तो ये उन बच्चों के लिए है जो इस साल नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ के साथ उन बच्चों के लिए भी है जो बेटा जी इस साल क्लास 10th से क्लास 11th में आने वाले हैं। सो अभी हम लोग वन शॉट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि यार अब आपके साथ होने क्या वाला है। क्लास 10 से जब आप क्लास 11th में आ रहे हो तो आपके साथ क्या होने वाला है, किस तरह के चैप्टर्स है। सो मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा कि यार चैप्टर्स उसी तरह के हैं, है ना, जो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़े थे, बस उनको थोड़ा सा एक वाइडर पर्सपेक्टिव से हम लोग देखने वाले हैं आपके इन वन शॉट में। और उसके बाद आपको लाइव क्लासेस भी जरूर मिलेगी क्योंकि दिस इज एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। यहां पर हमारी कोशिश है ना, और हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका वन टाइम में नीट क्लियर हो जाए। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद दी चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और जब मैं इस चैप्टर की बात कर रही हूं तो नीट के अंदर इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस 12 मार्क्स। तो आप बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं बेटा जी तो 12 मार्क्स नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब यार लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ना। सो यार बेसिकली जब मैं बात करती हूं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की, तो यहां पर बॉडी फ्लूइड्स में आता है सबसे पहले आपका ब्लड, है ना। 2 बॉडी फ्लूइड्स की बात करने वाले बेटा जी हम लोग। पहला जो बॉडी फ्लूइड है दैट इज ब्लड। अब अगर बेटा जी मैं ब्लड की बात करती हूं तो यार आपको पता है, सबको पता है ना कि ये जो ब्लड है बेटा वो क्या है, आपका फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। अब मैडम कनेक्टिव टिश्यू तो सुना था, बट फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? सो बेसिकली जब मैं बात करती हूं कि यार ये ब्लड क्या है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, तो यार देखो हर टिश्यू की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है कि यार इसमें ये प्रेजेंट होगा तो हम लोग इसको एपिथेलियल बोलेंगे, इसमें ये प्रेजेंट होगा तो हम लोग इसको मस्कुलर बोलेंगे, है ना, और अगर इसमें ये प्रेजेंट हो तो हम लोग उसको नर्वस टिश्यू बोलेंगे। इसी तरह से जो आपका ब्लड होता है उसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है क्योंकि इसके सेल्स के पास डिवाइडिंग कैपेबिलिटीज नहीं होती है। प्लस यहां पर आपको बहुत सारे मैट्रिक्स में चेंजेस मिलता है जो आपको बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू में मिलेगा, ठीक है। और अगर हम लोग ब्लड की स्टडी की बात करें, जैसे कि बायोलॉजी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, इस तरह से ब्लड की स्टडी को हम लोग बोलते हैं हिमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? स्टडी ऑफ ब्लड की अगर मैं बात करूंगी, स्टडी ऑफ ब्लड की अगर मैं बात करूंगी तो आप उसको क्या बोलोगे? हम लोग इसको बोलेंगे हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर पीएच ऑफ ब्लड की बात करूं, बहुत बेसिक चल रही हुई है ना, पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4 और हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 4 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए, ठीक है। पीएच कितना होना चाहिए बेटा? 7.4 होना चाहिए। और हेल्दी ह्यूमन में है ना, आइदर इट्स मेल और फीमेल, तो अगर मैं एवरेज लेके चलूं तो यार 4 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए, वरना बेटा जी कमी है ना, बहुत ज्यादा कमी है और ब्लड की कमी हमारी बॉडी सहन नहीं कर पाती है। अब यार ये जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड है ना, बन भी तो कहीं रहा होगा ना, 4 से 6 लीटर अगर हमारे बॉडी के अंदर से ब्लड है तो बन भी कहीं रहा होगा कहा, और इस के प्रोसेस को भी कुछ बोला जाता है। सो बेसिकली बनता कहां है? हमारी बोन मैरो के अंदर बनता है। और इस प्रोसेस को, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हीमोपोइसिस, ठीक है, हीमोपोइसिस। तो क्या बोल रही हूं? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? हम लोग बोलते हैं हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस। और ये कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है बेटा जी आपकी बोन मैरो के अंदर, ठीक है। कहां हो रहा है बेटा जी? बोन मैरो के अंदर हो रहा है। अब बेसिकली अगर बात करी जाए तो ब्लड की, तो ब्लड क्या है? अब ब्लड जो है अगर मैं इसको अंदर से कॉन्स्टिट्यूएंट इसके देखूंगी तो ये डिवाइडेड है 2 पोर्शन में, है ना। ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। एक है बेटा जी आपके ब्लड का प्लाज्मा, एक क्या है? एक है प्लाज्मा, और एक होता है बेटा जी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या होते हैं बेटा जी? एक होते हैं बेटा जी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब
अब यार प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो ब्लड के अंदर 55% इज योर प्लाज्मा, ठीक है। ये याद रखने वाली चीजें हैं, एनसीईआरटी भी यही बताती है कि ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा है और बाकी का 45% आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। अब इस प्लाज्मा को भी अगर आप देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, परखोगे, तो आपको पता चलेगा, है ना, तो आपको पता चलेगा कि इस ब्लड के अंदर, इस प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% वाटर है। कितना बेटा जी? वाटर कितना है? वाटर कितना है? 90 से 92% इज योर वाटर, और वहीं पर बाकी का बचा कुचा क्या है? आपका प्लाज्मा प्रोटीन है। अब प्लाज्मा प्रोटीन के लिए भी एनसीईआरटी लिखती है बेटा जी 6 to 8% है। कितना है बेटा जी? 6 to 8% है। वहीं पर जब मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करती हूं तो ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है दे आर आरबीसी, जिसके बारे में सब जानते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। क्या है बेटा जी? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपका आरबीसी आ जाता है, डब्ल्यूबीसी आ जाता है, और बेटा आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ जाते हैं, ओ सॉरी, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। क्या आ जाते हैं बेटा जी? प्लेटलेट्स आ जाते हैं। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं प्लाज्मा प्रोटीन की, तो एनसीईआरटी स्पेसिफिकली यहां पर 3 तरह के प्रोटीन की बात करती है, ठीक है। एनसीईआरटी बेसिकली यहां पर क्या करती है बेटा जी? 3 तरह के प्रोटीन की बात करती है। अब वो 3 तरह के प्रोटीन क्या है? एक है आपका फिब्रिनोजन, एक है एल्ब्यूमिन, और तीसरा है ग्लोबुलिन, ठीक है। कौन कौन से बेटा जी? एक है आपका फिब्रिनोजन, ठीक है, एक है बेटा जी आपका एल्ब्यूमिन, और तीसरा है बेटा जी आपका ग्लोब्यूलिन। ये 3 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इन 3 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बेसिकली जब मैं बात करती हूं फिब्रिनोजन की, तो ये टर्म आप आगे भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वो प्रोटीन है जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में या कोगुलेशन में हेल्प करेगा, है ना। चोट लग जाती है, फिर वो ब्लड जम जाता है, दैट इज ब्लड कोगुलेशन या क्लॉटिंग। तो वो जो क्लॉटिंग में हेल्प करने वाला फैक्टर है, प्रोटीन है, वो ये है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है यार? ये क्लॉटिंग या फिर हम लोग बोलेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड करेगा, ठीक है। क्या करेगा? या ये क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड करेगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं भी एल्ब्यूमिन की बात करती हूं तो ये आपकी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है। ये क्या करता है? इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ योर बॉडी, ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। और वहीं पर ये जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन आपको आगे क्लास 12वीं में सुना होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन। सो बेसिकली ये वो प्रोटीन्स है जो आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए अंदर एक्टिव है ना, आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है, ठीक है। ठीक है, क्या है बेटा जी? दे आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। क्लियर है Q2s? बताइए, क्लियर है Q2s? बताइए। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूं, प्लाज्मा में अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे, है ना, तो वो प्लाज्मा नहीं रह जाएगा, है ना। क्या बोल रही हो मैम आप भी? क्या बोल रही हो मैम आप भी? है ना बेटा जी, देखो सिंपल सी बात है, अगर प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है तो वो प्लाज्मा नहीं है। क्या प्लाज्मा बनेगा रे तू? वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है सीरम। तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे सीरम। क्या बोलेंगे बेटा जी? हम लोग बोलेंगे सीरम। क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे, ठीक है। अब इस प्लाज्मा में इन तीनों चीजों के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें होती है। क्या क्या होती है? हमारे पास सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्लोरीन आयंस होते हैं, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, और लिपिड्स होता है। याद नहीं है? मैं लिखवा देती हूं, है ना। याद नहीं रहेगा, मुझे पता है तुम लोगों की अकल इतनी नहीं चलती है, बट स्टिल, है ना, याद रखने के लिए मैं लिखवा देती हूं। हमारे पास क्या है? हमारे पास सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। हमारे पास क्या है? हमारे पास सोडियम है, कैल्शियम है, और हमारे पास मैग्नीशियम है ना।
सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट है। कि क्या है बेटा जी? बाइकार्बोनेट है। ब्रीदिंग वाला वन शॉट जिसने नहीं देखा है उसको नहीं पता होगा, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इसी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रही होती है। इसके अलावा हमारे पास क्या है? कुछ क्लोरीन आयंस भी प्रेजेंट होते हैं इस प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, कुछ क्लोरीन आयंस भी प्रेजेंट होते हैं इस प्लाज्मा के अंदर, और हमारे पास अमीनो एसिड, लिपिड्स और ग्लूकोज भी यहां पर मिलेंगे। अमीनो एसिड, लिपिड्स और ग्लूकोज भी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ये सारी चीजें आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। अब आ जाओ बेटा जी फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। अब जब मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करती हूं तो लेट्स स्टार्ट विद दी फॉर्म्ड एलिमेंट जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट, है ना। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? आरबीसी। जैसे कि किसी का घर का नाम हो अभिषेक और उसको चिंटू बुलाया जाता है घर पे प्यार से, है ना। तो यार पहला जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है दैट इज एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, और इनको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? आरबीसी कहते हैं, जिसका नाम है रेड ब्लड सेल्स। ये आपके मोस्ट अबंडेंट क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। ये क्या है बेटा जी? आपके मोस्ट अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट है। सबसे ज्यादा आपको यही सेल्स मिलने वाले हैं आपके ब्लड के अंदर। आरबीसी क्या है? मोस्ट एबंडेंट है, और एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 5.5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड में आरबीसी मिलते हैं। सोचो कितने सारे हैं, है ना। काम भी उतना ही यार, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराना है, ज्यादा तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हुई बेटा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेटा जी एक हेल्दी पर्सन की, तो हेल्दी पर्सन में क्या मिलेगा? 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड आपको क्या मिलता है? आरबीसी देखने को मिलता है। अब एरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और ये एरिथ्रोपोइसिस कहां हो रहा है? आपकी बोन मैरो के अंदर हो रहा है, ठीक है। सो दे आर बेसिकली फॉर्म्ड इन बोन मैरो, और बोन मैरो में जब ये बन रहे हैं तो उस प्रोसेस को बेटू हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे बेटा जी एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे। अब जब आप हमारे आरबीसी को देखोगे, अब तुम्हें लगता होगा यार हर सेल में न्यूक्लियस है। ऐसा नहीं है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और अगर तुम इसकी शेप देखोगे तो बाइकनकेव शेप मिलेगी। बाइकनकेव शेप होने के पीछे का भी रीजन है। क्या रीजन है बेटा जी? इस बेचारे आरबीसी को हमारी टेढ़ी मेढ़ी छोटी मोटी ब्लड वेसल से निकलना पड़ता है, तो उसके लिए उसको ऐसी शेप चाहिए कि वो कहीं से भी पास हो जाए और वो कहीं जाके अटके ना, क्योंकि अगर कहीं अटक गया तो वहां पर क्या हो जाएगा? ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो उसके आगे ब्लड नहीं जा पाएगा। ब्लड नहीं जा पाएगा बेटा तो आगे वाले टिश्यू को दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो यहां पर ट्रैफिक जाम नहीं करने का है, ठीक है। तो ये जो आपके आरबीसीज है दे आर बेसिकली डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, और इनकी शेप कैसी है? बाइकनकेव शेप है। और क्यों है वो मैं आपको बता चुकी हूं, क्योंकि इनको इधर उधर जाना पड़ेगा। अब इनके पास आरबीसी के अलावा इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, क्योंकि सोचो अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता? ऑक्सीजन आता आरबीसी के अंदर तो ऑक्सीजन आएगा क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने का है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सारा ऑक्सीजन यहीं यूटिलाइज कर लेता, बेचारे टिश्यूज तक पहुंचता ही नहीं। इसलिए यहां पर आपको ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा और ना ही आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, और इसके वजह से ज्यादा एक सब्सटेंस यहां पर प्रेजेंट होगा जो कि है बेटा जी आपका हीमोग्लोबिन। इन आरबीसी के अंदर एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और उस रेड पिगमेंट को हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब अगर बेटा मैं आपको हीमोग्लोबिन का बताऊंगी तो हीमोग्लोबिन में 5% हीम ग्रुप प्रेजेंट होती है। कितनी? 5% हीम ग्रुप प्रेजेंट होती है, और बाकी का 95% आपका ग्लोबिन होता है।
है ना, यानी कि प्रोटीन होता है। ठीक है, अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। कैसा है देखो मैं बताती हूं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है और बीच में क्या है, यहां पर Fe आयन प्रेजेंट होता है। और अगर मैं बात बताऊं कि एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाना चाहिए, तो 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, है ना। कितना बेटा जी, कितना बेटा जी, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड आपको क्या दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए बेटा जी, आपको हीमोग्लोबिन दिखना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि क्या है बेटा जी, ये आपका एक हेल्दी इंडिविजुअल है। अब आरबीसी बेटा जी ऐसा तो है नहीं एक बार बन गया तो मरेगा नहीं, है ना, अमर नहीं है आरबीसी। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज है। अब कोई मरेगा तो उसका ग्रेवयार्ड भी होगा, तो इसका ग्रेवयार्ड इज स्प्लीन। आपकी बॉडी में एक बीन शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। तो वो जो स्प्लीन है भैया, वो जो स्प्लीन है भैया, वो क्या है, इट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर है, क्या है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा जो अगला फॉर्म्ड एलिमेंट आता है, इसके बाद जो हमारा अगला फॉर्म्ड एलिमेंट आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, सेकेंड हमारा है ल्यूकोसाइट्स, है ना, और इसको हम लोग प्यार से WBC कहते हैं। क्या बोलते हैं, WBC कहते हैं। दे आर दी व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हैं यानी कि कलरलेस है। कलरलेस क्यों है, क्योंकि बेटा जी इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। कलरलेस क्यों है, क्योंकि बेटा जी इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। सो दे आर कलरलेस क्योंकि दे लैक हीमोग्लोबिन। क्या है, दे लैक हीमोग्लोबिन, इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। लेकिन इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। दे आर न्यूक्लिएटेड, है ना, दे आर न्यूक्लिएटेड। यहां पर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। और ये जो ल्यूकोसाइट है, जैसे वो तो 120 दिन रहते हैं, शॉर्ट लिव्ड है ना। क्यों शॉर्ट लिव्ड है, देखो वॉर में लोग जाते हैं, सैनिक जाते हैं, है ना। अब नहीं पता, देखो वॉर का नहीं पता हमें, तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर आपको क्या दे रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कब मर जाए नहीं पता, तो दे आर बेसिकली शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, दे आर न्यूक्लिएटेड एंड दे आर शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, ठीक है। अब कितने प्रेजेंट होते हैं यार, ये कुछ 6000 से 8000 पर mm³ प्रेजेंट होंगे आपके ब्लड में। ठीक है, 6000 से 8000 पर mm³ आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आपके जो ल्यूकोसाइट है, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, है ना। अब दे आर ऑफ 2 टाइप्स। अब आपके जो ल्यूकोसाइट है बेटा, ये क्या है, 2 तरह के होते हैं। ठीक है, 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला कौन होता है बेटा जी, सबसे पहला होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, और फिर होते हैं बेटा जी आपके ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, सबसे पहले कौन है बेटा, आपके ग्रैन्युलोसाइट है, और दूसरे बात है आपके ए ग्रैन्युलोसाइट। अब ग्रैन्यूल वर्ड से क्या समझ आएगा, कुछ सेल्स ऐसे हैं, साइट्स इज वर्ड, साइट जो वर्ड है वो आपके सेल को रिप्रेजेंट करता है। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्यूल प्रेजेंट है और इसमें जो आपको न्यूक्लियस मिलेगा वो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, क्या है बेटा जी, देखो यहां पर आपके ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और आपको क्या देखने को मिलेगा, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। वहीं पर ए ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स नहीं है, ए वर्ड आ गया तो ए वर्ड रिप्रेजेंट एब्सेंट है ही नहीं, आज आया नहीं है। ठीक है, ग्रैन्यूल्स एब्सेंट, लेकिन यहां पर जो आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा वो मोनो न्यूक्लियस में, मल्टी लोब नहीं होगा, सिंपल न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब यार ये जो ग्रैन्युलोसाइट है ये भी 3 प्रकार के हैं। ठीक है, ये जो आपके ग्रैन्युलोसाइट है, आपको लग रहा था कि इतने में खत्म हो गया, ना ना,
अब 11वीं में आ गए हो, ऐसे कैसे खत्म हो गया, है ना। अब ये जो आपके ग्रैन्युलोसाइट है बेटा, ये ग्रैन्युलोसाइट भी आपके 3 तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा जी न्यूट्रोफिल्स, फिर आपके है बेसोफिल, और ये जो टॉपिक अभी मैं पढ़ा रही हूं, यानी कि जो स्लाइड आपकी होने वाली है, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके नीट के अंदर, मैं आपको लिख के दे रही हूं, ठीक है। न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, और आपका ईसनोफिल हो गया। क्या हो गया? ईसनोफिल हो गया। वहीं पर जब मैं बात करूंगी आपके ए ग्रैन्युलोसाइट के, तो ये भी 2 प्रकार के हैं बेटा, एक है आपके लिम्फोसाइट और दूसरे हैं आपके मोनोसाइट। कौन से बेटा जी? एक है आपके लिम्फोसाइट और दूसरे हैं बेटा जी आपके मोनोसाइट, ठीक है। क्या है? मोनोसाइट है। क्लियर है? क्लियर है। अब इनके बीच का बेसिक डिफरेंस जानिए, जिससे क्वेश्चन आता है वो जानिए, है ना। कोई नीट वाला बच्चा देख रहा है वो भी देख सकता है, इसका जानिए अब आप। अब अगर मैं बात करती हूं न्यूट्रोफिल्स की, तो सबसे ज्यादा नंबर में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। कितने बेटा? कितने नंबर में मिलेंगे? कितने नंबर में मिलेंगे? 60 to 65%, 60 to 65% आपको आपके न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलते हैं, एंड दे आर दी फैगोसिटिक सेल्स, है ना। इसे खा जाएंगे आपके फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है, एनगल्फ करते हैं, ठीक है। तो दे आर दी फैगोसिटिक सेल्स, है ना, दे आर दी फैगोसिटिक सेल्स। और मैंने तो आपको बोला था मल्टी लोब मिलेगा, इसमें आपको न्यूक्लियस की 3 से 5 लोब देखने को मिलती है। फिर आ जाओ बेटा आप बेसोफिल सेल्स, अगर ये मोस्ट अबंडेंट है तो ये सबसे कम है बेचारे, 0.5 से 1% तक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कितने बेटा जी? 0.5 से 1% तक प्रेजेंट होते हैं, एंड दे सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एक्सेट्रा, ठीक है। क्या सिक्रीट कर रहे हैं? दे सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन एक्सेट्रा सिक्रीट करते हैं, और दे आर इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी रिएक्शंस। कहां पर इन्वॉल्व है? इंफ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस तो यहां पर भी देखने को मिलेगा, कितना बेटा? 2 से 3 लोब न्यूक्लियस यहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है। अब आ जाते हैं ईसनोफिल्स पे, ये भी कुछ ज्यादा नहीं है और कुछ कम भी नहीं है, दे आर दी 2 to 3% वाले, है ना। सेकंड सबसे कम, है ना, लास्ट सेकंड आते हैं, सेकंड लास्ट आते हैं ये, ठीक है। तो बेटा जी ये क्या है? 2 से 3% देखने को मिलेगा। और ईसनोफिल्स जो है दे आर इन्वॉल्व इन योर एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन योर एलर्जिक रिएक्शंस, और इनके पास लोब्ड न्यूक्लियस है। कैसा भैया? बायलोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ बेटा जी लिम्फोसाइट पर। अब अगर मैं लिम्फोसाइट की बात करूं तो 20 से 25%, कितना बेटा? 20 to 25% आपका लिम्फोसाइट प्रेजेंट होगा। इनके पास लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म बेचारा पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके पास लार्ज न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म है वो कहां पर है बेटा जी? पेरीफेरी पे है, यानी कि कोने में बेचारा साइटोप्लाज्म फेंक दिया गया है। और ये आपकी बॉडी के अंदर दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, बी और टी सेल्स। जो बच्चा 11th वाला देख रहा है, चेक कर रहा है क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इम्यूनिटी आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, और अगर नीट वाला देख रहा है तो तुम्हें पता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर आ जाता है बेटा जी 6 to 8% वाला मोनोसाइट। कितने हैं? 6 to 8% होते हैं। इनका न्यूक्लियस कैसा है भैया? किडनी शेप का न्यूक्लियस है ना। कैसा है भैया? किडनी शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड ये भी दे आर ऑल्सो फैगोसिटिक, है ना। आपकी बॉडी के अंदर जहां जहां इनको देखते हैं ना कि गंदा पड़ा हुआ है ना, कुछ मरा हुआ पड़ा हुआ है, उनको एनगल्फ कर लेते हैं, तो दे आर फैगोसिटिक। लेकिन मरे हुए को एनगल्फ कर रहे हैं साथ के साथ, तो इनको हम लोग स्कैवेंजर्स ऑफ ब्लड भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। क्लियर है Q2s, बताइए क्लियर है Q2s, इतना बता दीजिए, है ना। ये आपका पूरा क्या हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया। नेक्स्ट जो आपका थर्ड आपका है कौन सा, थ्रोम्बोसाइट, है ना। ऐसा नहीं लग रहा बम गिर रहा है ना। क्या है बेटा जी, थ्रोम्बोसाइट, जिनको हम लोग प्यार से प्लेटलेट्स भी कहते हैं, है ना। बड़े जरूरी है बेटा ये। अब जरूरी क्यों है, अगर आपको चोट लग गई तो कोगुलेशन में यही हेल्प करेंगे, ये नहीं है ना बेटा, तो फिर दिक्कत है। दिक्कत कैसी है, दिक्कत ऐसी है कि अगर ये नहीं होंगे तो आपका ब्लड बहता ही जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये ना आपका जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है ना, बोन मैरो में एक सेल आया, उसी सेल से आरबीसी बना, डब्ल्यूबीसी बना, लेकिन ये इनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। किनको, प्लेटलेट्स को। ये भी बन बोन मैरो में ही रहे हैं, ऐसा कोई लोकेशन वाला स्पेशल नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो थ्रोम्बोसाइट है इनके लिए एक अलग सेल आया, उस अलग सेल का नाम है मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट से बना है, और कहां बना है बेटा जी, बोन मैरो में ही बना है ना। इतना भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, लेकिन स्पेशल तो बना है ना, मेगा कैरियोसाइट। अब ये भी बेटा जी क्या है, दे आर ऑल्सो नॉन न्यूक्लिएटेड, और ये कैसे है, दे आर डिस्क लाइक, है ना। कैसे है बेटा जी, दे आर डिस्क लाइक। कितने प्रेजेंट होते हैं, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं पर mm³, ठीक है। 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रेजेंट होते हैं पर mm³, क्लियर है। पर mm³ ऑफ ब्लड में इतना प्लेटलेट्स मिलेगा, क्या करता है, कोगुलेशन कराता है या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कराता है ना। क्या करेगा, ये कहां पर इन्वॉल्व है, इट इज इन्वॉल्व इन दी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। किस में इन्वॉल्व है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व है, ठीक है। क्लियर है, जल्दी बताइए फटाफट से, क्लियर है। तो ये आपके हो गए बेटा जी थ्रोम्बोसाइट। अब इसके बाद आ जाता है बेटा जी, अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलूं बिल्कुल, है ना, तो उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है दैट इज ब्लड ग्रुपिंग, है ना। तो हमारे ब्लड ग्रुपिंग में हमारी बॉडी के अंदर एक हमारा सिस्टम है ब्लड ग्रुप्स में, जिसका नाम है एबीओ वाला, है ना। अब एबीओ क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है। अब आपको इतना तो पढ़ा होगा, बचपन से पूछते आ रहे हैं ना, हम लोग कहीं भी जाते हैं स्कूल में ही पूछ लेते हैं, बताओ तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है, और किसी का ए भी ब्लड ग्रुप होता है। सो देखो, अब हमारे बाहर जो हमारे आरबीसी है ना, हमारे आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, इस तरह से एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंट होगा, है ना। अब मेरी बात सुनो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर एंटीजन भी ए प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके ऊपर एंटीजन भी ए प्रेजेंट होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों है, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप है, तो बेटा यहां पर हम लोग आरबीसी के ऊपर 2 सींग खड़ा नहीं करेंगे, यहां पर हम एंटीजन बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। हम लोग यहां पर एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होता है। और अगर अच्छा यहां पर एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, तो यहां पर क्या है बेटा जी, यहां पर जो एंटीजन है वो कौन सा है बेटा, ए बी एंटीजन है। और अगर मैं ओ ब्लड ग्रुप की बात करूं, इनके पास कोई एंटीजन नहीं है ना, मतलब कोई एंटीजन नहीं। लेकिन अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई भी बाहर से सेल आता है, हमारी बॉडी को पता चलता है, तभी उसको मारने लगते हैं। हमारी बॉडी को कैसे पता चल रहा है, वो पता चलता है इन एंटीजन की वजह से। हमारी बॉडी हमारे बॉडी के सेल्स को जानती है, इसलिए वो उसको अटैक नहीं करती है, ठीक है। अब मानो कि अगर अब हम कुछ भी कराने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ना ब्लड ग्रुप चेक करो। ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए क्यों बोलता है, वो इसलिए बोलता है क्योंकि ए वाले ब्लड ग्रुप को ए ही देंगे, है ना। अगर मानो कि इस ब्लड ग्रुप के अंदर आपने बी ब्लड ग्रुप डाल दिया, तो बेटा ये बी वाले को आपका बॉडी पहचान लेगी कि ये तो मेरा नहीं है, और अगर ये मेरा नहीं है तो मैं इसको मारूंगा, है ना। तो यार ये तो इस वजह से ए वाले ब्लड ग्रुप को बी वाला ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जाता है, ए ही चढ़ाया जाता है। क्यों, देखो यहां पर अगर आपका ए एंटीजन प्रेजेंट है ना, तो बी के खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर बी आया तो उसको वो पिटेगा, सिंपल सी बात है, और कोई बकवास नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगी, एंटीबॉडी बी मिल जाएगी, पहले ही बना रखी है,
पहले ही है कि तुम भेज के देखो तो सही बी ब्लड ग्रुप, फिर मैं बताता हूं। इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप के पास क्या है, एंटीबॉडी ए है, इसके पास एंटीबॉडी ए है। अब बेटा इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ए वाला डालोगे उससे भी काम चल जाएगा, बी वाला डालोगे तो उससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ओ के पास बेटा अगर तुम ए डालोगे तो भी उसके पास एंटीबॉडी है, और अगर बी डालोगे तो उसके पास भी एंटीबॉडी है। ठीक है, दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी है। इसी वजह से बेटू क्या होता है आपका ए वाला ब्लड ग्रुप सिर्फ ए और ओ से ले सकता है ब्लड, बी वाला बी और ओ से ले सकता है, ये जो है ए बी वाला ये किसी से ब्लड ले सकता है, ए बी वाले से भी, ए वाले से भी, बी वाले से भी और ओ वाले से। लेकिन आपका ये जो ओ है ये नहीं लेता किसी से ब्लड, है ना, ये सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है ब्लड, और किसी से लेगा नहीं, क्योंकि अगर और किसी से लेगा तो बेटा प्रेजेंट है एंटीबॉडी मार देगी, है ना, खल्लास, काम खत्म। ठीक है, इसी वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, है ना, किसी से भी ब्लड ले सकता है। और इसे बोल सकते हैं किसी को बेटा बहुत दानी है ना, तो ये इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं बेटा जी, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्लियर है, बताइए, ये आपका एक ब्लड ग्रुपिंग हो गई। अब इसके अलावा वी हैव अ डिफरेंट ब्लड ग्रुपिंग जिसको हम लोग कहते हैं आरएच ग्रुपिंग। अब मैडम ए बी वाला तो पता था, आरएच ग्रुपिंग क्या है, तो बेटा जी आरएच जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रीसस मंकी को। अब ये जो आरएच वाला है ना, ये जो आरएच वाला है इसमें हमारे पास एक डोमिनेंट वाला होता है, डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, एक रिसेसिव होता है जो अपने आप को बेचारा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो आरएच में वी हैव आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। अब आपको याद रखना है कि ये जो आरएच पॉजिटिव है ये डोमिनेंट है, जहां जाएगा यही एक्सप्रेस होगा, और ये बेटा क्या है, ये आपका रिसेसिव है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। अब ये बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है, कैसे सुनो मेरी बात, है ना, कैसे सुनो मेरी बात। देखो होता क्या है, अगर एक दो लोगों की शादी हुई, एक मेल है एक फीमेल है। अब मानो जो मेल है बेटा जी वो क्या है, आरएच पॉजिटिव है, और जो फीमेल है बेटा जी वो क्या है, आरएच नेगेटिव है ना, मानो। ठीक है, इन दोनों ने क्या करा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया। अब ऑफस्प्रिंग के अंदर आरएच पॉजिटिव जाएगा या आरएच नेगेटिव, आरएच पॉजिटिव डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली आरएच पॉजिटिव जाएगा। तो अब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है ना, पहला जो ऑफस्प्रिंग है, फर्स्ट बेबी जो है इनका, वो कैसा है बेटा, वो बेटा आरएच पॉजिटिव है। अब ये आरएच पॉजिटिव सोचो एक बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है जो कि आरएच नेगेटिव है। अब हमारे बॉडी को तो दूसरा कोई सेल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो देखो पहले ऑफस्प्रिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट क्या होगा जब ये डिलीवर होगा तो डिलीवरी के टाइम पर, ड्यूरिंग डिलीवरी, आपका आरएच पॉजिटिव ब्लड जो कि ऑफस्प्रिंग का है वो मेटरनल ब्लड के साथ, यानी कि उसकी मदर के ब्लड के साथ कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, आपका आरएच पॉजिटिव ब्लड विल कम इन कांटेक्ट विद आरएच नेगेटिव, है ना, यानी कि मदर के ब्लड के साथ। अब आरएच नेगेटिव के साथ आरएच पॉजिटिव कांटेक्ट में आया है, तो आरएच नेगेटिव वाला क्या करेगा, आरएच पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा, है ना। इसके वजह से क्या हो जाएगी, मदर की बॉडी में, है ना, मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। कहां पर, मदर की बॉडी में क्या होगा बेटा जी, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन है किसके अगेंस्ट है, एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट होगी, आरएच पॉजिटिव के खिलाफ। अब देखो अभी तक सब सही है, लेकिन अब बेटा अगर इन दोनों ने पिंक कलर से लेके जा रही हूं, सेकेंड ऑफस्प्रिंग प्लान करा, तो ये जो सेकेंड ऑफस्प्रिंग फिर से क्या होगा, आरएच पॉजिटिव होगा, पापा सेम है ना, पापा सेम है, मदर भी सेम है, तो ये आरएच पॉजिटिव होगा। अब सोचो मदर की बॉडी के अंदर आरएच पॉजिटिव के खिलाफ क्या है,
एंटीबॉडीज है। तो जब सेकेंड ऑफस्प्रिंग आएगा तो मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है RH पॉजिटिव के खिलाफ, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती हुई इस फीटस की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी? अब ये जो एंटीबॉडीज बनी थी, ये क्या करती है? डिस्ट्रॉय आरबीसी ऑफ फीटस, और इस जिसके वजह से इस फीटस को क्या हो जाता है बेटा? जॉन्डिस हो जाता है। और इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं, है ना। एरिथ्रो यानी कि क्या? फीटलिस। एरिथ्रो यानी कि आरबीसी, ब्लास्टोसिस आरबीसी बर्स्ट हो जाती है किसकी? फीटस की, जिसके वजह से जॉन्डिस जैसी कंडीशन हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, क्लियर है? ये आपको ढंग से पढ़ने का है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जी हमारा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कि यार ब्लड कैसे फॉर्म, मतलब कोगुलेट कैसे हो रहा है? जो चोट लग जाती है उसके ऊपर ये जो ऐसे धागे से जम जाते हैं, कैसे हो रहा है ये हमें जानना है। सो बेसिकली इसके लिए हमारे पास एक थ्योरी है ना, एक थ्योरी है जिसका नाम है एंजाइम कैस्केड थ्योरी। कौन सी है बेटा? एंजाइम कैस्केड थ्योरी है। कौन सी है बेटा जी? एंजाइम कैस्केड थ्योरी है। अब ये एंजाइम कैस्केड थ्योरी क्या बोलती है? ये बोलती है कि मानो तुम्हें चोट लगी, है ना, हमारे पास एक इंजर्ड टिश्यू है, और इंजर्ड टिश्यू के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास प्लेटलेट्स है। ठीक है, क्लियर है? अब क्या होगा जब एक टिश्यू इंजर होता है, उसको चोट लगती है ना, तो क्या होता है? वो रिलीज करता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करता है? वो रिलीज करता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या है? एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है। ये क्या रिलीज करता है? ये एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। ये भी क्या है? आपका क्लॉटिंग फैक्टर है। अब ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों मिलेंगे, आपस में जुड़ेंगे और बनाएंगे प्रोथ्रोम्बी थ्रोम्बोकाइनेज, है ना। क्या बनाएंगे? प्रोथ्रोम्बोकाइनेज बनाएंगे, थ्रोम्बोकाइनेज बनाएंगे। अब ये जो प्रोथ्रोम्बोकाइनेज है वो थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट होगा, और ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? हमारे पास एक इनएक्टिव प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा? इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम 2+ और थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। प्रो वर्ड कहीं आ रहा है तो वो इनएक्टिव है, यहां से प्रो हट गया तो ये अब एक्टिव होगा। अभी एक्टिव होके क्या करेगा? ये भी कैल्शियम 2+ की प्रेजेंस में फिब्रिनोजन, अब जेन वर्ड आ रहा है, जेन वर्ड यानी कि ये इनएक्टिव है, को कन्वर्ट करेगा इन एक्टिव फॉर्म में जो है आपका फाइब्रिन। और यही वो फाइब्रिन है जो आगे जाके वो जो धागे से बन जाते हैं, ऐसे पापड़ी जम जाती है, वो काम करता है, यानी कि ये करेगा आपका क्लॉटिंग का काम। और हमारे ब्लड के अंदर देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर जो कि कहां बन रहे हैं? आपके लिवर के अंदर बनते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एनसीईआरटी नहीं बताएगी, भारती मैम बताएंगी सिर्फ। कौन बताएगा? भारती मैम बताएंगी सिर्फ। ठीक है, और ठीक है यार, हाँ, तो हमारे पास वी हैव 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स कहां बन रहे हैं? लिवर में बन रहे हैं। और एक और चीज बताऊं, बोलते हैं ना मम्मी विटामिन मिनरल्स का ध्यान रखो, ढंग से खाया पिया करो, क्योंकि इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने के लिए विटामिन के वेरी मच इंपॉर्टेंट है। विटामिन के क्या है? वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, क्लियर है? यहां पर आपका पूरा ब्लड खत्म हो जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं। अब आ जाता है बेटा जी आपका लिम्फ। क्या आ जाता है बेटा जी? अब आ जाता है आपका लिम्फ। अब अगर मैं लिम्फ की बात करूंगी तो लिम्फ क्या है? इट इज दी कलरलेस फ्लूइड है। व्हाइट से लिख लेते हैं। क्या है बेटा जी? इट इज अ कलरलेस फ्लूइड, है ना। कलरलेस फ्लूइड है, यानी कि आरबीसी यहां पर भी नहीं है, है ना। इनके पास क्या होता है? दे हैव स्पेशलाइज्ड
इनके पास क्या है बेटा जी, इनके पास स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं और ये लिम्फोसाइट क्या करेंगे, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। क्या करेंगे बेटा जी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और इनके पास ये क्या काम करते हैं, दे कैरी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एक्सेट्रा, एक जगह से न्यूट्रिएंट और हार्मोन ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा जी, दे कैरी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एक्सेट्रा, ये सब कैरी कौन करता है, आपका लिम्फ कैरी करता है। एंड देन वी हैव, जो आपका फैट अब्सॉर्ब होता है ना, वो भी किसके थ्रू अब्सॉर्ब होता है, बाय लिम्फ अब्सॉर्ब होता है थ्रू लैक्टियल्स। ठीक है, फैट absorbed by lymph through lacteals। अब ये भी जैसे हमारे पास ब्लड वस्क्यूलर सिस्टम है, उसी तरह से हमारे पास लिम्फैटिक सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर। क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फैटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। और ये लिम्फैटिक सिस्टम में क्या प्रेजेंट होगा, हमारे पास लिम्फ होगा, हमारे पास लिम्फ वेसल होगी, क्या होगी, लिम्फ होगा, लिम्फ वेसल होगी और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती है। क्लियर है बेटू, बताइए। अब आ जाइए बेटा मेन मुद्दे पे। अभी तो चैप्टर का मेन मुद्दा चालू हुआ नहीं है, तो मैं बिल्कुल चुटकी चुटकी सी बातें बता रही थी। ठीक है, अब बेटा जी आ जाओ, अब आ जाओ बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स पढ़ लिया, अब अपना अपन सर्कुलेशन पे आ जाते हैं। हमारे पास सर्कुलेटरी पाथवेज हैं, हमारे पास सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूंगी तो मेरे पास क्या है बेटा, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है, जहां पर ब्लड के कॉन्टैक्ट में ऑर्गन्स डायरेक्ट होते हैं, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट और ब्लड ऑर्गन्स और ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते हैं। ठीक है, ओपन कहां मिलेगा, आर्थ्रोपोड और मोलस्का में मिलेगा। ये कहां मिलेगा बेटा, आर्थ्रोपोड और मोलस्का के अंदर मिलेगा। क्लोज कहां मिलेगा आपको, हमारे अंदर क्लोज मिलेगा, वी आर कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के अंदर क्या मिलेगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। और एक इन्वर्टिब्रेट है जिसका नाम है फाइलम एनालिडा, यहां पर भी आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अब मैं बात करती हूं हमारे पास, जब मैं कॉर्डेटा की बात करती हूं, कॉर्डेटा में भी है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के पास स्पाइसेस है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है, एव्स है और मैमल्स है। इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास बेटा जी पाइसेस है। पाइसेस मछली है ना, मछली जल की रानी है, पाइसेस मछली। मछली के बाद वी हैव एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन है, एम्फी वर्ड यानी कि ये पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं, तो ये बेटा जी आपका फ्रॉग हो गया। एम्फीबियन के बाद क्या है, वी हैव रेप्टाइल्स। अब हम लोग लैंड पे आ गए हैं, है ना, प्रॉपरली लैंड पे आ गए हैं। रेप्टाइल्स के बाद वी हैव एव्स, अब हम लोग आसमान में आ गए हैं। और फिर है वी हैव मैमल्स, अब हम लोग सब जगह हैं। ठीक है, ठीक है, मेरी बात सुनो। अब जो आपका पाइसेस है ना बेटा, मछली है, इसके पास अगर मैं हार्ट की बात करूं, इधर पर आपको 2 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा। एंड इस हार्ट में आपका कैसा होता है, कैसी सर्कुलेशन होती है, सिंगल सर्कुलेशन होगी, सिंगल सर्कुलेशन होगी। और इस हार्ट को हम लोग बोलते हैं वीनस हार्ट, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ये क्या है, वीनस हार्ट है बेटा। ठीक है, वीनस हार्ट है। अब जब मैं एम्फीबिया की बात करूंगी, एम्फीबिया में क्या है बेटा, 3 चेम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। यहां पर आपको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगी। अब साथ की साथ बेटा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के साथ साथ यहां पर अब रेप्टाइल और एम्फीबिया के हार्ट में कुछ तो डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या है, एम्फीबिया के हार्ट के पास 2 एसेसरी चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 एसेसरी चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर रेप्टाइल्स के पास एक ही एसेसरी चेंबर होगा। ठीक है, एक एसेसरी चेंबर होगा, बाकी सब सेम है एज एम्फीबिया। ठीक है, बाकी सब सेम है एज एम्फीबिया। वहीं पर आपके जो एव्स है, एव्स कौन है बेटा, वहीं पर आपकी जो चिड़िया है
और आपके मैमल्स हैं, यहां पर आपको 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा, यानी कि 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स देखने को मिलेगी, और यहां पर आपको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगी। इस तरह से आपके सारे वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड। क्लियर है? अब आ जाओ बेटा जी मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? मुद्दा इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये ढंग से समझ नहीं आता है बहुत बच्चों को। तो बेटा जब हम लोग आपके ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, वहां पर सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, है ना। यहां पर हेडिंग लिखेंगे मेरे साथ। हमारे पास क्या है बेटा जी? वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। क्या है हमारे पास? है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब अगर मैडम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका हार्ट है कौन सी जर्म लेयर बना रही है। हमारे पास 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो मेसोडर्म इज द मिडल वाली, और यही है जो क्या बना रही है? जो आपका हार्ट बनाती है। तो इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का आपका हार्ट होता है। साइज क्या होता है? आपकी क्लेंच्ड फिस्ट जितना, है ना, मुट्ठी जितना, है ना। आप मुट्ठी बंद करोगे वैसा, ठीक है। तो 300 ग्राम इसका साइज होगा। और कैसा होगा बेटा जी साइज? ये इसका वेट है, और ये क्लेंच्ड फिस्ट जितना इसका साइज होता है। कितना होता है? क्लेंच्ड फिस्ट जितना इसका साइज होता है। प्रेजेंट कहां है? यहां पर, है ना। सबको पता है लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी थोरेसिक कैविटी, के बीच में प्रेजेंट होता है, और स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, इसलिए हम लोग बोलते हैं लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट में प्रेजेंट है। ठीक है। क्या है बेटा जी? इट इज प्रेजेंट बिटवीन थोरेसिक कैविटी, ठीक है, बिटवीन थोरेसिक कैविटी, और साथ की साथ इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। अब अगर हम लोग हार्ट, देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसने धड़कना बंद कर दिया, सारा काम खराब हो जाएगा। फिर तो समझ गए, है ना, समझ गए हो गया ना, इतने तो समझदार हो तुम लोग। तो बेसिकली देखो होता क्या है, अगर मैं बात करूं हार्ट की, तो ये ना एक डबल मेम्ब्रेन बैग में है, और उस बैग को कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है। कहां है बेटा? ये कहां है? प्रेजेंट, या फिर हम लोग बोलेंगे इट इज प्रोटेक्टेड, विल बी द राइट वर्ड, है ना। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन बैग, डबल मेम्ब्रेन बैग में प्रोटेक्टेड है, और इसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम, है ना। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। और 2 लेयर है, दो लेयर के बीच में एक कैविटी है जिसको हम लोग पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। तो उस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एंड दिस फ्लूइड एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। एंड आपका जो हार्ट है बेटा वो मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक का मतलब क्या है? कि इसको कंट्रोल करने का काम किसका है? वो मसल का है, और यही हार्ट की मसल खुद को कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल एज एन दिल धड़क रहा है तो इसी हार्ट के वजह से, है ना। दिल धड़क रहा है तो इस हार्ट के मसल्स के वजह से ही धड़क रहा है। मायो वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा? मसल रिप्रेजेंट करेगा। अब आप इसका स्ट्रक्चर, थोड़ा अंदर से इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी, है ना, बहुत सिंपल तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी। देखो इस तरह से आप समझो ये आपका हार्ट है ना। समझना ही है, ऐसा होता नहीं है आपका हार्ट, है ना। वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ हार्ट, है ना। ये बस आपको समझाने के लिए है ताकि आपके भेजे में थोड़ा ढंग से हार्ट का स्ट्रक्चर घुस जाए। ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे पास जो हार्ट है, हम मान के चल रहे हैं इस तरह से। तो 4 चेंबर है हमारे हार्ट में, ये तो सबको पता है ना, इतने इंटेलिजेंट तुम हो। तो ऊपर वाले जो चेंबर है वो हमारे एट्रियल चेंबर होते हैं। ये हमारा क्या है? दिस इज राइट एट्रिया, ठीक है, और दिस इज लेफ्ट एट्रिया।
नीचे वाले चेंबर क्या है हमारा, दिस इज राइट वेंट्रिकल और दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ढंग से मेरी बात सुनो। दो एट्रिया के बीच में, दो एट्रिया के बीच में ये जो सेप्टा है ना, दो एट्रिया के बीच में जो सेप्टा है इसको हम लोग कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टा। ठीक है, वहीं पर बेटा दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है इसको हम लोग कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है, ध्यान से सुनिएगा, एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में जो सेप्टा है, जहां पर अभी मैं हरा रंग भर रही हूं, ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने हरा रंग भरा है ये सेप्टा हमारा क्या है बेटा जी, इस सेप्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा एट्रिया और वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा है। क्या है बेटा जी, दिस इज, ये हरे रंग वाला आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, अब बेटा आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देती हूं, ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में आना है ना, ऑब्वियसली फिर यहां पर कोई गेट होगा, है ना, तो वो जो गेट है जो कि ये देखो, ये क्या है, दिस इज द गेट, जहां से क्या होगा, जहां से ब्लड आएगा एट्रिया से वेंट्रिकल के बीच में। तो यहां राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, बैकफ्लो ऑफ ब्लड, है ना, मतलब एक बार वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो वापस एट्रिया में जाने नहीं देगा, एक बार आ गए तो आ गए, फिर जाने का नहीं मिलेगा। ऐसे ही बेटा, इसी तरह से बेटा जी क्या होता है, यहां पर भी एक सेप्टा प्रेजेंट होता है, यहां पर भी क्या है, एक वॉल्व प्रेजेंट है। अब ये जो वॉल्व है बेटा, इस वॉल्व को हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। और इसका काम भी क्या है, इसका काम भी है कि वो ब्लड को वापस एट्रिया के अंदर नहीं आने देता है। क्लियर है, वापस एट्रिया के अंदर नहीं आने देगा। क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, अब इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो आपका, अगर मैं बात करूंगी लार्जेस्ट चेंबर की, अगर इन चारों में से आपसे पूछेगा लार्जेस्ट चेंबर कौन सा है, तो भैया लार्जेस्ट चेंबर है आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लार्जेस्ट चेंबर है और इसकी मसल सबसे ज्यादा थिक है ना, मसल्स क्या है इसकी, सबसे ज्यादा थिक है। ठीक है, सबसे ज्यादा थिक है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, आपका जो लेफ्ट एट्रिया है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां पर कैसा ब्लड आएगा, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इन दोनों के अंदर कैसा ब्लड आएगा, इन दोनों के अंदर आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखेगा। इसी तरह से आपके जो राइट वाला पोर्शन है, यहां पर आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखेगा। ठीक है, लेफ्ट वाले पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और राइट वाले पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यानी कि कुछ तो है जो ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया में लेके आ रहा है। तो एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आने के लिए वी हैव वेना कावा। क्या है हमारे पास, वेना कावा है जो ब्लड लेके आ रहा है एट्रिया के अंदर। और जो ब्लड लेके जा रहा है राइट वेंट्रिकल से बाहर लेके जा रहा है, जो राइट वेंट्रिकल से बाहर लेके जा रहा है वो क्या है बेटा जी, दैट इज योर पल्मोनरी आर्टरी। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करती है, ब्लड
ब्लड को हार्ट से कहां लेके जाएगी, लंग्स के पास लेके जाएगी, ताकि लंग्स उसको प्योरीफाई कर दे। अब प्योरीफाई करने का काम मतलब क्या है कि यार उसमें ऑक्सीजन डाल दे। अब ऑक्सीजन डाल के ब्लड कहां आएगा, लेफ्ट एट्रिया में आएगा। लेफ्ट एट्रिया के पास ब्लड लेके कौन आएगा, पल्मोनरी वेन आएगी। कौन आएगा, पल्मोनरी वेन आएगी। और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, टिश्यूज के पास जाएगा। टिश्यूज के पास कौन लेके जाता है, एओर्टा लेके जाता है। कौन लेके जाता है, एओर्टा लेके जाता है। और आपके वेंट्रिकल्स में आपको एक वॉल्व देखने को मिलेगा, वो है बेटा आपका सेमी ल्यूनर वॉल्व। कौन है बेटा आपका, सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्लियर है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, जल्दी बता दो, इतना क्लियर हुआ। अब यार ये जो पूरा प्रोसीजर है, कहां से ब्लड आया, कैसे ब्लड आया, कहां क्या हो रहा है, ये सारा जो प्रोसीजर है इसको हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। स्टार्टिंग पढ़ा था ना, 4 चेंबर हार्ट है तो हमारे पास क्या होगा, डबल, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज डबल सर्कुलेशन। अब आपको कुछ चीज समझनी पड़ेगी, है ना। क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको थोड़ा सा ओके हमारे पास क्या है, लंग्स है ना, दिस इज लंग्स, ठीक है। फिर हमारे पास यहां पर क्या है, हमारे पास यहां पर वी हैव हार्ट, ठीक है, वी हैव हार्ट। तो ये हमारा राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और नीचे क्या है हमारे पास, वी हैव टिश्यूज, ठीक है, वी हैव टिश्यूज। अब क्या हो रहा है देखो, मानो और मेरी बात मानो, टिश्यूज ने डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचाया राइट एट्रिया पर, ठीक है। ये क्या है बेटा जी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। लेके कौन आया बेटा, आपकी वेना कावा लेके आई, वेना कावा लेके आई, ठीक है। राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से आपकी पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके गई कहां पर, आपके लंग्स के पास। अब लंग्स ने क्या करा, इसको प्योरीफाई करा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाला। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आया, लेफ्ट एट्रिया के पास। कौन लेके आया, आपकी पल्मोनरी वेन लेके आई। कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन लेके आई। क्या लेके आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया, आपके टिश्यूज के पास गया थ्रू एओर्टा। और ये एओर्टा कैसा ब्लड लेके गई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई है। एंड दिस इज योर डबल सर्कुलेशन, दिस इज योर डबल सर्कुलेशन। दो तरह की सर्कुलेशन आपको दिखनी रही होगी, एक जिसमें लंग्स इन्वॉल्व है दैट इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरी होती है हमारी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्लियर है बेटा, जल्दी बता दो, क्लियर है। अब हमारी ब्लड वेसल्स देखो, वेना कावा, ये फलाना ढिमकाना क्या है, तो बेसिकली हमारे पास कुछ ब्लड वेसल्स है। हमारे पास आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ ब्लड वेसल्स है। अब हमारे पास 3 तरह की है, मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है। देखो अब मेरी बात सुनो, हमारे पास कुछ आर्टरी है, हमारे पास कुछ वेन है, और हमारे पास कुछ कैपिलरीज है, कैपिलरीज है, ठीक है। ये 3 तरह की हमारे पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये 3 तरह की हमारे पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। अब मेरी बात सुनो, हमारी जो आर्टरी है वो हमेशा ब्लड को हार्ट से ऑर्गन की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। ब्लड को कहां से कहां लेके जाती है, हार्ट से ऑर्गन की तरफ लेके जाती है। और ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती है, ऑर्गन से ऑर्गन टू हार्ट लेके जाएगी। अब यहां देखो यार, पीछे देखो, पल्मोनरी वेन क्या बोल रही है, ऑर्गन टू हार्ट लेके जा रही है। तो देखो, अरे ऑर्गन हमारा लंग था और हार्ट की तरफ लेके जा रही है। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, हार्ट से ऑर्गन की तरफ लेके जा रही है। क्लियर है ना। अब मेरी बात सुनो, जब मैं बात करती हूं आपकी आर्टरी की, आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड कैरी करेगी, है ना, ये आपका इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी। लेकिन आपके डबल सर्कुलेशन में तो उल्टा हो रहा है,
आपकी वेन प्योर ब्लड कैरी कर रही है लेकिन आपकी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, तो आपकी पल्मोनरी वेन और आर्टरी आर दी एक्सेप्शन। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, आपकी आर्टरी में हमेशा आपको कैसा प्रेशर मिलेगा? हाई प्रेशर मिलेगा, क्योंकि इसका नैरो ल्यूमन है। यहां पर हाई प्रेशर देखने को मिलेगा और यहां पर कंपैरेटिवली आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, लो प्रेशर देखने को मिलेगा। अब आर्टरी आपको सुपरफिशियल ऊपर ऊपर नहीं मिलेगी, आर्टरी बिल्कुल आपको नीचे की तरफ मिलेगी, यानी कि दे आर डीपली सिचुएटेड, दे आर डीपली सिचुएटेड। और ये आपका कैसे प्रेजेंट होती है? सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है। ठीक है, कैसे प्रेजेंट होगी बेटा जी? सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है। यहां पर आर्टरी में आपको वॉल्व्स नहीं मिलेंगे, यहां पर आपको वॉल्व्स मिलेंगे। ठीक है, यहां पर आपको वॉल्व्स एब्सेंट मिलेंगे और यहां पर आपको वॉल्व्स प्रेजेंट मिलेंगे। क्लियर है? क्या मिलेंगे? प्रेजेंट मिलेंगे। अब जब उधर पर हाई प्रेशर था क्योंकि ल्यूमन कॉन्स्ट्रिक्टेड था, यहां पर ल्यूमन वाइड है तो यहां पर लो प्रेशर है। ठीक है, यहां पर ट्यूनिका मीडिया थिकर होती है, लेयर है दैट इज ट्यूनिका मीडिया, वो कैसी होगी? थिकर होगी कंपैरेटिवली टू वेन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। अब ये कैपिलरीज क्या है? तो कैपिलरीज बेसिकली अगर आप कैपिलरीज का स्ट्रक्चर देखोगे तो इनकी वॉल्स कैसी होती है? देयर वॉल्स आर परफोरेटेड। ठीक है, कैसी है बेटा जी? परफोरेटेड है और ये आर्टरीज और वेन को आपस में ज्वाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां से आर्टरी आ रही है, यहां से वेन आ रही है, तो दीज आर कैपिलरीज, ये ज्वाइन करने का काम करती है। क्लियर है क्यूटूज? तो ये आपकी 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल है जहां से आपको क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है बेटा जी आपका कंडक्टिंग सिस्टम। आपको पता है आपका हार्ट कैसा है? आपका हार्ट कैसा है भैया? आपका हार्ट मायोजेनिक है, यानी कि आपके हार्ट की मसल्स के पास इतनी ताकत है कि वो खुद आपका सारा पंपिंग ऑफ ब्लड करवा सकती है। क्या करवा सकती है? पंपिंग ऑफ ब्लड करा सकती है। ठीक है, अब यहां पर इसकी जो मेजरली क्या होता है, हमारे पास 3 लेयर है ना। सबसे ऊपर एपिकार्डियम, फिर होती है मायोकार्डियम, मिडल वाली लेयर। तो ये जो मायोकार्डियम वाली लेयर है ना, ये जो मिडल वाली लेयर है बेटा जी, ये जो मायोकार्डियम वाली लेयर है, इसके पास कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि सेल्फ एक्साइटरी होती है, यानी कि वो खुद कंडक्शन कर सकती हैं। ठीक है, मायोकार्डियम के पास कुछ फाइबर्स है विच आर सेल्फ एक्साइटरी, यानी कि खुद कंडक्शन या फिर इनिशिएशन ऑफ इंपल्स करा सकती है। अब ये इनिशिएशन कैसे शुरू हो रहा है? सो बेसिकली वी हैव एसए नोड, है ना। अभी मेरी बात सुनो, अभी समझ आ जाएगा सब। एसए नोड, सबसे पहले तो अगर मैं हार्ट के स्ट्रक्चर में आपको बताऊं एसए नोड कहां प्रेजेंट है, तो यहां पर आपका एसए नोड प्रेजेंट है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, दिस इज एसए नोड। ठीक है, कहां प्रेजेंट है? ये है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, ऑफ राइट एट्रिया। क्लियर है? ये आपका एसए नोड है। अब मैडम एसए नोड की बात क्यों कर रही है? मैडम एसए नोड की बात इसलिए कर रही है क्योंकि यही वो पहला कंडक्टिंग सिस्टम है जो आपका इंपल्स जनरेट करता है, इसलिए हम इसे पेस मेकर कहते हैं। दिस इज द पेस मेकर, और ये इनिशिएट करता है इंपल्स। क्या करता है? इनिशिएट करता है इंपल्स। और कितनी इंपल्स बेटा? 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट का इंपल्स जनरेट करता है। ठीक है, इसके बाद ये इंपल्स कहां पहुंचा देता है? एवी नोड के पास पहुंचा देता है। कहां पहुंचा देता है? एवी नोड के पास पहुंचा देता है। अब एवी नोड कहां प्रेजेंट है बेटा? एवी नोड प्रेजेंट है यहां पर। कहां प्रेजेंट है? एवी नोड प्रेजेंट है यहां पर। एवी नोड कहां प्रेजेंट है? यहां पर। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया में। ठीक है, कहां पर
पर बेटा लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया में। अब ये जो एवी नोड के पास इंपल्स आता थोड़ा कम हो जाता है, जिसके वजह से फिर एवी नोड के पास भी ताकत है इंपल्स जनरेट कराने की। एवी नोड के पास भी ताकत है इंपल्स जनरेट कराने की। कितनी बेटा? 40। ये भी क्या कर सकता है? इट कैन ऑल्सो जनरेट इंपल्स। और कितनी बेटा? 40 पर मिनट। ठीक है, यानी कि अगर एक बार पेस मेकर खराब हो गया तो कुछ टाइम के लिए काम चल जाएगा, लेकिन फिर हमें एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगवाना पड़ेगा, क्योंकि 40 से काम नहीं चलेगा, हमें 72 चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहिए। अब एवी बंडल से, एवी नोड से कहां जाएगा? एवी बंडल के पास जाएगा कंडक्शन। ठीक है, एवी बंडल के पास जाएगा कंडक्शन। कहां प्रेजेंट है? ये जो एवी बंडल है, ये जो एवी बंडल है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बंडल ऑफ हिस्बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस्बी बोलते हैं। अब ये जो बंडल ऑफ हिज है, ये आपका एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच का कनेक्शन है। ठीक है, इट इज द कनेक्शन बिटवीन एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर। क्लियर है? एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर के बीच का कनेक्शन है। ये फिर कहां पहुंचाएगा? ये पहुंचाएगा पुरकिंजे फाइबर में। कहां पर पहुंचाएगा? पुरकिंजे फाइबर में इसका कंडक्शन पहुंचाएगा। और क्या आपको क्या लगता है इसके पास ताकत नहीं है कंडक्शन की? इसके पास भी कंडक्शन की ताकत है ना। 18 से 25 इंपल्स तो बेटा पर मिनट ये भी जनरेट कर देता है। कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन दी एंडोकार्डियम, सबसे अंदर वाली लेयर ऑफ हार्ट। और हार्ट में भी, सारे हार्ट में नहीं, वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंडक्शन रहता है। दिस इज दी कंडक्शन। अगर मैं हार्ट रेट की बात करूं, देखो अब एक स्पेसिफिक नोट है, हमारा हार्ट रेट कितना होता है? वी हैव हार्ट रेट 72 पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है। अगर हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं टैकीकार्डिया। अगर हार्ट रेट कम हो जाता है, अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो गया तो उस कंडीशन को मैंने क्या बोला? टैकीकार्डिया बोला, टैकीकार्डिया बोला। और वहीं पर अगर हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, उस कंडक्शन को मैंने ब्रैकीकार्डिया बोला। क्या बोला? ब्रैकीकार्डिया बोला। क्लियर है बेटू? बताइए। अब आ जाता है बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कार्डियक साइकिल। सो आपका जो हार्ट है बेटा, वो पूरा क्या हो रहा है? आपका पूरा सर्कुलेशन चल रहा है। पूरा जो सर्कुलेशन है, मतलब आपका जो हार्ट है, ये जो कंडक्शन हो रहा है 72 टाइम्स होता है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में 72 टाइम्स हो रहा है, तो एक हार्ट बीट में कितना टाइम लग रहा है? एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कितना टाइम लगता है? दैट इज योर कार्डियक साइकिल। तो हमारे पास क्या है बेटा जी? हमारे पास टाइम कितना है? अगर ओवरऑल 1 मिनट है, 60 सेकेंड्स हो गया, है ना। हार्ट रेट कितना है हमारा? 72 हो गया। तो ईच कार्डियक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है? 60/72, तो 0.8 सेकेंड के करीब आपकी एक कार्डियक साइकिल होती है। अब जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी तो आपको पता होना चाहिए, यहां पर मैं टर्म यूज करूंगी सिस्टोल। सिस्टोल रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन को और डायस्टोल, डायस्टोल रिप्रेजेंट करता है रिलैक्सेशन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक सर्कल बनाएंगे। सबने बना लिया सर्कल? हैं? सबने बना लिया सर्कल? बता दो। सर्कल को अब हमें डिवाइड करना है। कैसे? इस तरह से एक डिवाइड होगा, ठीक है, और इस तरह से एक डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर है? हमने सर्कल को डिवाइड कर दिया। 1 मिनट, यहां पर भी अपने आप वो बन गया है। ठीक है, हमने सर्कल को डिवाइड कर दिया है। अब मेरी बात सुनो। अरे कुछ तो हुआ है बेटा। एक मिनट। ओके, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? कार्डियक साइकिल कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। क्या हो रहा था? हाँ, अब मेरी बात सुनिए बेटा। अब बेटा देखो, जब हम लोग कार्डियक साइकिल की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक 0.8 सेकेंड में हो रही है ना। एक कॉन्ट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन 0.8 सेकेंड में हो रही है। कैसे डिवाइडेड है 0.8 सेकेंड? 0.1, 0.3 सेकेंड और 0.4 सेकेंड।
इस तरह से ये 8 सेकेंड 0.8 सेकेंड डिवाइडेड है। 0.1 सेकेंड में आपका एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, यानी कि आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब आपके ऊपर वाले 2 चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर गेट थे, हमें हमारे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व थे, बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एवी वॉल्व ओपन हो जाएंगे। जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एवी वॉल्व ओपन होगा, जिसके वजह से आपकी वेंट्रिकल्स के अंदर वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाएगी, है ना, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड चला जाएगा। ठीक है, अब ब्लड कहां आ गया है बेटा जी, आपके वेंट्रिकल के अंदर आता है। जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा तो आप वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यार चांसेस है ना कि हमारा ब्लड वापस एट्रिया में आ जाए, तो आपके एवी वॉल्व बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है उस समय सबसे पहला काम होता है कि आपके एवी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, और इसी क्लोजर के वजह से क्या आती है, आपकी पहली हार्ट साउंड आती है, दैट इज लब। ठीक है, तो आपकी धक धक नहीं होता है, इट इज लब डब लब डब लब डब लब डब, तो पहली हार्ट साउंड आएगी, दैट इज लब। अब देखो मेरी बात, यानी कि 0.3 सेकेंड में क्या चल रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब होता है ना, देखो पता है एक बड़ी अच्छी चीज होती है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तुरंत आपके एवी वॉल्व खुल जाते हैं, लेकिन जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ देर आपके जो सेमी ल्यूनर वॉल्व थे, याद है बताया था, सेमी ल्यूनर वॉल्व खुलते ही नहीं है, जिसके वजह से आइसोमेट्रिक वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, कुछ टाइम के लिए, और फिर आपका सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एओर्टा से ब्लड टिश्यूज के पास चल जाएगा, और फिर आर्टरी से ब्लड आपके लंग्स के पास चला जाएगा। फिर आपका जो हार्ट है वो क्या करता है, जॉइंट डायस्टोल में जाएगा। जॉइंट डायस्टोल में जाने का मतलब क्या है, यानी कि अब ये रिलैक्स करेगा, चारों चेंबर एक साथ रिलैक्स करेंगे, और जब ये रिलैक्स करेंगे तो सबसे पहले आपका सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होगा, और जब ये क्लोज होगा तो आपके हार्ट की दूसरी साउंड आएगी, दैट इज डब। ठीक है, दैट इज डब, दूसरी हार्ट साउंड आएगी, दैट इज डब। जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल में सबसे पहले सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज हुए, क्योंकि ताकि ब्लड वापस ऑर्गन से हार्ट के अंदर ना आ जाए, इस वजह से। ठीक है, और आपका इसके बाद एवी वॉल्व खुल जाते हैं, और फिर आपका क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही होती है, वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। ठीक है, आराम से स्लोली फिलिंग होती है। अब देखो यहां पर आपका एट्रिया क्या था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, है ना, बाकी के पूरे टाइम वो क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, यानी कि अगर आपसे एट्रियल डायस्टोल पूछेगा कोई तो आप 0.7 सेकेंड बताएंगे। ठीक है, उसके बाद वेंट्रिकल्स यहां पर सिर्फ आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, बाकी के पूरे टाइम वो क्या कर रहे थे, रिलैक्स करेंगे, यानी कि अगर आपसे स्पेसिफिकली वेंट्रिकुलर डायस्टोल पूछेगा तो 0.5 सेकेंड बताएंगे। इस तरह से आपकी पूरी कार्डियक साइकिल होती है। अब आप मेरी बात सुनिए, अलग से सुनिए, क्या सुनिएगा, वी हैव एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, हमारे पास एक वॉल्यूम होती है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि 120 ml होती है। कितनी होती है, 120 ml होती है। देन वी हैव सिस्टोलिक वॉल्यूम, हमारे पास क्या है, देन वी हैव एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पे आ जाओ, हमारे पास क्या है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होती है, जो कि हमारे पास 50 ml होती है। फिर वी हैव स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एडीवी माइनस ईएसवी, तो हमारी ये कितनी हो गई, 70 ml हो गई। अब हमारे पास क्या होता है, हार्ट रेट कितना है हमारा, 72 है ना, तो आपकी बॉडी में कितना ब्लड पूरा जा रहा है, दैट इज द आपका कार्डियक आउटपुट, कितना ब्लड पंप कर रहा है। तो आपका जो हार्ट है, यानी कि कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है आपका, 70 है इनटू 72, तो कुछ 5 लीटर आपका क्या होता है, कार्डियक आउटपुट होता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। यू डोंट हैव चॉइस बच्चा, आपको ये याद रखना पड़ेगा, है ना, अगर नंबर लाने हैं अच्छे तो याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा जी आपका ईसीजी। अब आपने देखा होगा ऐसे ग्राफ बने हुए कुछ पेपर में, है ना, तो दिस इज योर ईसीजी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी
एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जिस मशीन से हम लोग ईसीजी निकाल रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो हमारे पास यहां पर दो चीज है, हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, कार्डियोग्राम, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ये क्या है, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। और जो मशीन यूज हो रही है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या है, ये हमारी मशीन है। अब यहां पर क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो, यहां पर एक इंसान है जिसके हम लोग ना कुछ कुछ चीजें मतलब ऐसे अटैच करते हैं, ऑब्वियसली बिना कुछ वायर अटैच करें तो हमें पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली 3 लीड से अटैच करते हैं, 3 लीड, एक इस रिस्ट पे, एक इस रिस्ट पे और एक लेफ्ट एंकल पे, और बहुत सारी लीड्स क्या करते हैं उसके चेस्ट वाले पोर्शन पे, उस इंसान के चेस्ट वाले पोर्शन पे अटैच कर देते हैं। फिर हमें एक इस तरह का, ये नॉर्मल हेल्दी इंसान का ग्राफ है। अब जब मैं नॉर्मल हेल्दी इंसान बोल रही हूं तो ये जो पी वेव है ना, ये जो पहली वेव है जिसके ऊपर पी लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। अब एट्रिया का डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी क्यू वाला पोर्शन। ये जो क्यू वाला पोर्शन है ये वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन को पी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू वाले पोर्शन के बाद आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट आफ्टर क्यू वेव, है ना, आफ्टर क्यू वेव। अब ये जो आपका पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये जो आपका पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, सॉरी वेंट्रिकल, है ना, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल को सिंबलाइज करता है। फिर वी हैव टी वेव। टी वेव रिप्रेजेंट करती है जब आपका वेंट्रिकल एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट पे आ गया है, यानी कि रीपोलराइजेशन। तो आपका ये जो ईसीजी है वो एट्रिया का डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन दोनों चीज बताती है, लेकिन सॉरी वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दोनों चीज बताती है, लेकिन एट्रिया का बेटा जी सिर्फ क्या बताती है, एट्रिया का सिर्फ आपका डीपोलराइजेशन बताती है, रीपोलराइजेशन नहीं बताती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। बेटा पंपिंग ऑफ ब्लड तो हमारा मसल्स खुद कर रहे हैं, लेकिन उसको बढ़ाने का काम, है ना, कम करने का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है और हार्मोन सिस्टम भी करता है। सो वी हैव 2 टाइप ऑफ कंट्रोल, है ना। अरे ये क्या हो गया, ओहो नए तरह का पेन मिला मुझे। वी हैव नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल में हमारे पास एक सेंटर है जिसका नाम है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपके क्या कहते हैं, हार्ट बोल रही हूं, ब्रेन के हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसके पास 2 चीजें हैं, कार्डियक एक्सिलरेटर है, मतलब कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाने वाला भी सिस्टम है ना, दोनों सिस्टम है भैया, और इसको इनहिबिट करने वाला भी सिस्टम है, कार्डियक एक्टिविटी को इनहिबिट करने वाला भी सिस्टम है, ठीक है, इनहिबिट करने वाला भी सिस्टम है। कार्डियक एक्सेलरेटर क्या करेगा, कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, ठीक है। कौन करेगा, हार्ट रेट, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब हार्ट रेट इंक्रीज कौन करता है, आपका एसएनएस करता है। कौन करता है, आपका एसएनएस करता है। और ये आपका जो पीएनएस है वो हार्ट रेट डिक्रीज करेगा, है ना। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रही हूं मैं यहां पर, ये याद रखना, ठीक है। वहीं पर हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल भी है, वहीं पर हमारे पास क्या है बेटा जी, हार्मोनल कंट्रोल भी है। अब जब मैं हार्मोनल कंट्रोल की बात करूंगी, वी हैव हमारे पास एक एड्रेनलिन है और नॉर एड्रेनलिन है। ये दोनों क्या है, कौन रिलीज करता है, एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करता है, एड्रेनल मेड्यूला रिलीज करता है। नॉर एड्रेनलिन है, दोनों क्या करेंगे, हार्ट रेट इंक्रीज करने का काम करते हैं। इमरजेंसी हार्मोन है ना, कांड कुछ करके आए हो, मम्मी को पता चल गया तो ये आपका हार्ट रेट इंक्रीज करे। इसके अलावा बेटा जी आपका जो थायरॉक्सिन हार्मोन है,
थायरॉक्सिन हार्मोन है जो कि आपका थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, ये भी क्या करेगा, ये भी आपका हार्ट रेट इंक्रीज करने का काम करता है। एंड दिस इज द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब डिसऑर्डर में सबसे पहले आ जाता है हाई बीपी, है ना, हाई ब्लड प्रेशर, जो तुम अपनी मम्मी का करते रहते होगे ना पढ़ के। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, एक मिनट। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या है, जब आपका जो ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 140/90, है ना, अगर इससे ज्यादा हो गया तो आपका 140, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 140/90 नहीं होता, है ना, ये अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है मोर देन 140/90 हो गया, अगर आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 हो गया तो आपका हाई ब्लड प्रेशर कंसिडर होगा, और अगर 200 से ऊपर पहुंच गया तो बेटा जी हैमरेज के चांसेस हो सकते हैं, ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव एंजाइना पेक्टोरस, इसके डिसऑर्डर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वी हैव एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना पेक्टोरस इज द अक्यूट चेस्ट पेन होता है जब आपके हार्ट तक इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। ये क्या है, अक्यूट चेस्ट पेन होता है जब इनफ ऑक्सीजन, नो इनफ ऑक्सीजन रीच हार्ट। ठीक है, क्लियर है। देन वी हैव थर्ड, वी हैव हार्ट अटैक। अब जब मैं हार्ट अटैक की बात करती हूं, हार्ट अटैक क्या है, सडन डेथ ऑफ आपकी हार्ट मसल्स की सडन डेथ हो जाए, है ना, मसल्स की डेथ होगी तो वो धड़कना बंद कर देगा। यहां पर क्या हो रहा है, सडन डेथ ऑफ हार्ट मसल। ठीक है, हार्ट मसल, क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ हमारा डिसऑर्डर कौन सा है, हमारा फोर्थ डिसऑर्डर इज कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, फोर्थ डिसऑर्डर इज कार्डियक अरेस्ट। अब जब मैं कार्डियक अरेस्ट की बात करती हूं, यहां पर क्या होता है, अचानक से हार्ट स्टॉप बीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ अगर मैं बात करती हूं, वी हैव का हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, और हमारा तीसरा कौन सा होता है, हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो जाना, हार्ट फेलियर। ठीक है, तो जब मैं हार्ट फेलियर की बात करूंगी, यहां पर क्या है, जब आपके हार्ट के पास, आपका हार्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई पंप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जब आपका हार्ट क्या नहीं कर पा रहा है, इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। ठीक है, जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड लास्ट वी हैव एथीरोस्क्लेरोसिस, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बोलते हैं, कैड भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपकी आर्टरी के अंदर क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फैट ना उसके ल्यूमन के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो आर्टरी को नैरो कर देता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग एथीरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो क्या होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कैल्शियम, है ना, वी हैव अक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फैट्स, जिसके वजह से आर्टरी ल्यूमन नैरो हो जाता है। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज एथीरोस्क्लेरोसिस, और यहां पर आपका इस चैप्टर को हम लोग करते हैं समाप्त। अब नोट्स कहाँ मिलेंगे, है ना, आधे बच्चे यही सोच रहे होंगे, एंड में जाके देखेंगे नोट्स कहाँ मिलेंगे। बेटा जी एनसीईआरटी नीट अड्डा 247 के अंदर के टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिलेंगे, एंड जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है, एंड विल मीट सून। जो आपका नेक्स्ट वन शॉट आएगा दैट विल बी योर एक्सक्रीटरी वाला वन शॉट, एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सो नीट वाले बच्चे देख रहे हैं जो इस साल देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन हो रहा है, कम से कम टाइम में करवा रही हूँ, लेकिन कुछ मिस नहीं हो रहा है एनसीईआरटी का, दैट्स माय वर्ड। ठीक है, सो हम मिलते हैं बेटा जी जल्दी ही विद आवर नेक्स्ट सेशन, एंड टिल देन टाटा बाय बाय, एंड डू लेट मी नो कि कैसा रहा आज का सेशन।